नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पर। दोस्तों उनसे वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से उनसे वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वीडियो में, इन सभी क्वेश्चन के PDF फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से उन सभी क्वेश्चन के PDF फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी लिंक है वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, आपको अच्छे लगे तो, नहीं लगे तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट है सभी लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यदि वस्तु की मात्रा बदल दी जाए फिर भी उसमें ऐसा क्या है जो कि अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वह क्या है? घनत्व। घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यह अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी घनत्व। अगला फिर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या होता है? ये क्वेश्चन निर्भर करते हैं बहुत बार क्वेश्चन के तरीके पे, परंतु इसमें सही आंसर क्या है? परिवर्तनशील। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या है? परिवर्तनशील होता है। वस्तु ऊपर जब गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील हो जाता है, ऑप्शन सी। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, यदि कोई तांबा का गेंद है उसे यदि गर्म कर दें तो इसके घनत्व पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका जो घनत्व है वह क्या होगा? घट जाएगा। घनत्व घटता है, ऑप्शन बी घनत्व जो है वह घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नीचे चले गए हैं, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें प्रभाव यही पड़ता है कि प्रभाव पड़ता है कि वह बढ़ता है। ठीक है, वायुमंडल दाब जो है वह बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बी। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, तो ताप बढ़ने पे द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ने पर द्रव की जो श्यानता है वह घट जाती है, ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप, तो कमरे की वायु का ताप जो है वह क्या होगा? वह बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो यदि रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रिज, उसे यदि ऑन करके रूम में खोल दिया जाए तो क्या रूम ठंडा हो जाएगा? तो जी नहीं, वह रूम में जो और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, रूम का टेम्परेचर जो है वह और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से, यदि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ जाए तो बढ़ने से क्या होती है? विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? यह घटती है। ठीक है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, ऑप्शन बी। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो उसका ताप क्या होता है? यहाँ पे भी ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन, कोई बात नहीं। चलिए, इसमें क्वेश्चन क्या था हम लोगों को? झरना में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका ताप बढ़, देखा होगा आपने, जो बिजली उत्पन्न होते हैं पानी के द्वारा, तो ये पन बिजली नाम से जानते हैं आप लोग। तो वह ऊपर से पानी गिरते हैं, उससे जो बनता है प्रेशर, वहां से बिजली उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उसे ताप, उसे कहते हैं कौन से? पन बिजली। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, क्या क्वेश्चन? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? वह नियत रहती है, वह नियत रहती है, ऑप्शन सी। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पे सिलिकॉन का जो प्रतिरोध है वह घट जाता है, ऑप्शन सी घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार, सभी लोग आंसर करते रहे कमेंट बॉक्स में, और नए जुड़ते जा रहे सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहे। क्या क्वेश्चन? लोहे में जंग लगने पे उसका भार, तो लोहे में यदि जंग लग जाए तो उसका भार जो है वह बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब,
तो उसका दाब जो है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट काम करता है किस सिद्धांत पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है एवं कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उनका कुल संवेग सर्वदा, जो संवेग उसका सर्वदा जो है वह संरक्षित रहता है, जैसे कि रॉकेट की उड़ान। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछे गए। तो ये किस पे? संवेग संरक्षण पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला फिर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक इनमें कौन है? उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज। ऑप्शन ए, आर्किमिडीज इनमें उत्प्लावकता से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद अवश्य रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये किसने कहा था? यह किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। तो ये उतार चढ़ाव कहलाता है क्या? यह कहलाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। जब किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव, तो उसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? डॉपलर प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। डॉपलर का नियम ये जो है, यह क्या है? डॉपलर का नियम, यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव या फिर डॉपलर का नियम कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन को देखते क्या इसमें ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो ये आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन ए, यह नाभिकीय विखंडन पर संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? एडविन हब्बल का। एडविन हब्बल, ऑप्शन बी, एडविन हब्बल का यह कथन है। अगला फिर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था किन्होंने? ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था किन्होंने? ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोग बिल्कुल आंसर कर रहे हैं, केपलर ने। ऑप्शन बी, केपलर। ठीक है, ऑप्शन बी, केपलर। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन इसमें कौन से? बी, केपलर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन की पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किनका है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किनका है? तो यह कथन किनका है? जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं कि यह कथन किसका है। वेरी गुड, यह कथन किसका है? यह है कॉपरनिकस का। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कॉपरनिकस, ऑप्शन सी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इस सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है परासरण के सिद्धांत पे। ऑप्शन सी, यह परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे करता है? परासरण के सिद्धांत पे। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो डिजिटल कंप्यूटर जो है यह आधारित है गणना के सिद्धांत पर, ठीक है, गणना, ऑप्शन ए, यह गणना के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर कार्य करती है किस सिद्धांत पे? विद्युत मोटर कार्य करती है फैराडे के नियम पे, फैराडे के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, फैराडे के नियम पे यह कार्य करती है। सभी लोग आंसर करते रहे नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर सभी लोग करते रहें। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह कार्य करती है किसके अंतर्गत? यह कार्य करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह कार्य करती है किस पे? विकिरण तथा उद्दीप्त उत्सर्जन पर, ठीक है, विकिरण तथा उद्दीप्त उत्सर्जन, ऑप्शन ए। आंसर सभी लोग करते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं आंसर सभी लोग करते रहे, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर नया है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जितने भी सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वह सभी आज शामिल कर लिए गए हैं। तो इसमें सही आंसर कौन से दिए? रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आधारित है रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन सी। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे? तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। आगे फिर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने में किसका प्रयोग होता है? इसमें प्रयोग होता है किसका? जल्दी से आंसर सभी लोग करते रहे, वेरी गुड, यूरेनियम डेटिंग का, ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया किन्होंने? इसका प्रतिपादन किया है डार्विन ने, ऑप्शन डी, डार्विन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया है? तो यह मत दिया है हक्सले ने, ऑप्शन ए, हक्सले, ऑप्शन ए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुग्रो ने, ठीक है, हुग्रो डी व्राइज ने, ठीक है, ऑप्शन सी, हुग्रो डी व्राइज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो इसका सिद्धांत बनाया था डार्विन ने, ऑप्शन सी, डार्विन, ठीक है, ऑप्शन सी, डार्विन। आनुवंशिकता के जनक, क्वेश्चन देखते हैं आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे, क्या आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो आनुवंशिकता के जनक कहे जाते किसे? यह कहे जाते हैं ग्रेगर मेंडल को, ठीक है, ये कहे जाते हैं किसे? ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में अवश्य ही होते हैं, ठीक है, तो ये सब आप लोग याद अवश्य रखें। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का, तो ये किया था किन्होंने? सभी लोग आंसर का बताएं, सही आंसर क्या है इसमें? जोहानसन ने, ऑप्शन बी, जोहानसन, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? इसमें ऐसा कौन सा रोग है जो कि आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक रोग इसमें क्या है? इसमें आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ऑप्शन सी। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? जेनेटिक्स नाम किसने दिया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जेनेटिक्स नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया किसने? वैटसन ने, ऑप्शन बी, वैटसन ने जेनेटिक्स का नाम दिया है, जेनेटिक्स का नाम दिया किसने? वैटसन ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किया था किसने? जल्दी से आंसर सभी लोग बताएं, इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। इसमें सही क्वेश्चन क्या था पहले कि जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किन्होंने? मार्गन तथा कैप्स ने, मार्गन तथा कैप्स, ऑप्शन
बी। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने, ऑप्शन ए मेंडल। अगला प्रश्न देखते हैं फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, ऑप्शन ए शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी, द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी। सहजीविता का उदाहरण है, तो सहजीविता का उदाहरण इनमें कौन सा दिया हुआ है? तो इनमें दिया हुआ लाइकेन, लाइकेन सहजीविता का एक उदाहरण है। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं क्या? पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी, ऑप्शन ए। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है क्या? हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, ऑप्शन ए। निम्न में कौन अजैविक कारक है? इसमें अजैविक कारक क्या है? तो अजैविक कारक इसमें ये सभी है, ताप और कार्बोहाइड्रेट, जल, ये सभी क्या है? अजैविक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा गुणसूत्र है, तो सबसे बड़ा गुणसूत्र क्या है? सबसे बड़ा गुणसूत्र है ट्रिलियम, ट्रिलियम, ऑप्शन ए। बड़ा यहाँ पे पूछा गया, आप छोटा भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटा गुणसूत्र है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र क्या है? सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल, ऑप्शन ए शैवाल। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है इसमें? डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन, ऑप्शन ए जीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, तो पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? तो इसमें उदाहरण क्या है? पर्यावरण में पूछा गया है, तो इसमें उदाहरण है वायु, ऑप्शन सी वायु। अगला और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये 49 नंबर क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किन्होंने? डी वीज ने, ऑप्शन डी। और आखिरी क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है डार्विन ने, ऑप्शन ए डार्विन। तो 50 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग पीडीएफ फाइल को वहां से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।